जैसा कि हम लोग पिछले बार पढ़े थे भारत का भौतिक स्वरूप दूसरा लेसन, उसमें हम लोग को आज पढ़ना है उत्तरी मैदान। ठीक है, तो आज हम लोग उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि रीडिंग कैसे करना है। रीडिंग का वीडियो देखने से पहले आपको खुद एक बार पहले इसको पढ़ना है, रीडिंग करना है, उसके बाद पुनः फिर रीडिंग का वीडियो देखना है, फिर रीडिंग वीडियो देखने के बाद आपको फिर से इसको पढ़ना है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियां सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। तो उत्तरी मैदान है वह 3 प्रमुख नदी, क्या है नाम उन तीनों का नाम? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदी, सहायक मतलब होता है इनसे निकली हुई नदी। ठीक है, बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। किससे बना है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जो नदियों के बाढ़ के द्वारा जो पानी आके रहता है, उसके द्वारा जो मिट्टी लाके जमती है, उस मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़ा बेसिन एंड्रोनिस में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिसमें यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस क्षेत्र में यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह जो मैदान है कितना चौड़ा है? तो 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है और यहीं पे ज्यादा जनसंख्या वाला लोग रहते हैं। समृद्ध मृदा आवरण, समृद्ध मतलब क्या? सब ऊर्जा इसके अंदर है। मृदा है, मृदा मतलब मिट्टी, आवरण है इसमें मतलब जो मिट्टी का आवरण यानी ऊपर का जो चादर मिट्टी का है वो कैसा है? समृद्ध है, यानी इसमें सारा यौगिक मिलता है, जिससे चलते हम लोग उपजाऊ मैदान कह सकते हैं उसको, है ना। पर्याप्त पानी की उपलब्धता और पानी की खूब मात्रा में एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। सबसे ज्यादा उत्पादन यही होता है कहाँ पे? उत्तरी मैदान में। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों के निर्माण होती है। यह नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाते हैं, कारण बहुत से धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं का विस्तारण कहा जाता है। मतलब ये नदी क्या करता है, जब बह रहा है तो वही रास्ता में धीरे धीरे बहुत सारा काटते हुए लेकर मिट्टी आके गाद लगा देता है। वह गाद धीरे धीरे जमा हो जाएगा, मैदान बन जाएगा और नदी का एक और मोड़ बन जाएगा। 2 तरफ मोड़ हो जाएगा, इधर भी और उधर भी, तो पानी भी मिल जाएगा और मैदान में मिल जाएगा। जो मिट्टी लाकर बहा कर लाता है वह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। मतलब ये सिंधु का जो मैदान है, कुछ मैदान पंजाब में और कुछ मैदान पाकिस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मतलब सिंधु और इसकी जो सहायक नदी है जो आगे इसमें मिलती है ना, वो तुम्हारा सहायक नदी कौन कौन सा है? चेनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास और सतलुज है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब मतलब होता है छोटा छोटा मैदान जो इसमें आकर इसके जलोढ़ के द्वारा बनता है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा का जो मैदान का विस्तार है कहाँ पे? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। यह मैदान कहाँ फैला हुआ है? तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ तत्वों में, कुछ भागों में और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी से जो बना हुआ मैदान है वो किस पर बना हुआ है? कहाँ पे है? कौन राज्य में? ज्यादातर असम में है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चवाचों के में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विविधता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। कभी
सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? तराई। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगल का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र से दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोग प्रवासी के रूप में वहां से हमारे देश में आए, शरणार्थी के रूप में आए, तो वह सब कृषि योग्य भूमि जो यहाँ पे था वो उसमें रहे और वन को भी काटा गया दुधवा राष्ट्रीय पार्क के आसपास। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस भाग को क्या कहते हैं? भांगर। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? चूनेदार जो भांगर मिलता है उसको क्या कहते हैं? चूनेदार निक्षेप के रूप में इसको कहते हैं कंकर। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जो बाढ़ वाला मैदान है और नया और युवा है उसको क्या कहते हैं? खादर। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। मतलब खादर का मतलब हो गया नया मिट्टी, ठीक है। और यहाँ जो है यह भांगर का मतलब हो गया जो पुराना मिट्टी हमारा था वो। तो इस तरह से तुम्हारा ये जो खादर वाला मिट्टी है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है और हमेशा पुनर्निर्माण होते रहता है। प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे हम लोग। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण के मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुआई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। मतलब यहाँ पे कुछ नदियां भी बहती है जो किधर से किधर बहती है भाई? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार के इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। मतलब बोल रहा है जो यहाँ पे ढाल है इसका वह क्षेत्र ढाल वाला जो भाग है मध्य उच्च भूमि जो पश्चिम में है वो चौड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे पूर्व में जाते जाते क्या हो जाता है? संकीर्ण, मतलब छोटा हो जाता है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में ही यह चीज दिखता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। यह जो हम लोग रह रहे हैं ये छोटा नागपुर पठार में ही है स्थित, जो दामोदर नदी के द्वारा विस्तार हुआ है। दक्षिण का पठार जो बोकारो क्षेत्र है छोटा नागपुर क्षेत्र में। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। बोल रहा है दक्षिण का पठार जो है त्रिभुजाकार है और यह भूभाग नर्मदा नदी के दक्षिण में है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। मतलब यहाँ पे जो सतपुरा का श्रृंखला है जंगल और महादेव पर्वत, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला जो ये सब पूर्वी का विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इतनी इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला होता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर का कचार का पहाड़ी। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो, खासी और जयंतिया है। तीन को महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया।
दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। दक्षिण का जो पठार है उसमें क्या है, पूर्व एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः दो गो है, एक पूर्वी घाटी और दूसरा है पश्चिमी घाटी। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है। पश्चिमी घाट जो हमारा है पश्चिम तट के समानांतर है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। कैसे पार कर सकते हैं? दर्रों के द्वारा। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। भारत में भौतिक मानचित्र में जो है थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है। इसको स्थिति देखेंगे। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है। पश्चिमी घाट जो पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। बोल रहा है कि पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। दक्षिण घाट में कहाँ तक है? नीलगिरी तक। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है। मतलब पूर्वी घाट में ये सब जगह एक जैसा नहीं है। कैसा है? अनियमित। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इनको काट दिया गया और बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद ये नदी इनको काट दिया है। किसको? तो पूर्वी घाट को। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में पर्वत से वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। इस भाग के शिखर कैसे हैं? ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी तथा डोडा बेटा, है ना। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जावेरी की पहाड़ी स्थित है। उड़ंग मंगलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जानते हैं, तथा कोडई कनाल, जिसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति में मानचित्र में ज्ञात कीजिए। मतलब इसको भी मानचित्र में दर्शा सकते हैं, देखेंगे कहाँ पे है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा जहाँ पे मिलता है, मतलब काला मिट्टी जहाँ मिलता है, उसको दक्कन का ट्रैप भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल आग्नेय है। इसलिए इसका जो सेल है, कौन सा सेल है? आग्नेय सेल। सेल मतलब पत्थर। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ, मतलब घिसा, और जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। इसी से क्या चीज का निर्माण हुआ? काली मृदा का। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ी है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। गुजरात से दक्षिण पश्चिम दिल्ली तक फैली हुई है। भारतीय मरुस्थल अब लोग पढ़ेंगे, जहाँ रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका होता है। किससे बना होता है? बालू का टिब्बे से। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब लगभग नहीं के बराबर बारिश होता है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। मतलब वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं, मतलब नदियां दिखती है और उसके बाद उसी में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। मतलब रेगिस्तान क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी का नाम क्या है? लूनी। बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समुख देख सकते हैं। बरकान का समुख मतलब एक आधा चंद्र के रूप में टीला बनेगा बालू का, उसको दिखाता है, उसी को कहते हैं यहाँ बरकान। अच्छा, तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग, तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। मतलब इस तट को 3 भाग में बांटा गया है। एक भाग बांटा गया है
कोंकण का मैदान जो मुंबई गोवा में है, मध्य भाग जो कन्नड़ का मैदान है और दक्षिण भाग जो मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी के स्थित विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। मैदान बंगाल की खाड़ी के पास जो मैदान है वो कैसा है, चौड़ा भी है और मैदान के रूप में समतल भी है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, इसको उत्तरी भाग में क्या कहता है, उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग में इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में कोरोमंडल। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा किसे कहते हैं, नदियों द्वारा जो बना हुआ जलोढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाकर जमा करता है त्रिभुजाकार के रूप में, जैसे ऐसे बिछा देगा और वो बिछते चला जाएगा तो उस भूमि को क्या कहेंगे, डेल्टा। तो वो ऐसा डेल्टा जो बनाता है, निर्माण करता है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील जो महानदी पे बना हुआ है, जो तुम महानदी के पास बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, जिसको तुम देख सकते हो, उड़ीसा के सटा हुआ है, भुवनेश्वर के पास है ना। तो वो तुमको चिल्का झील जो है इसका एक उदाहरण है। ये भी खूब डेल्टा के पास मतलब कैसे बनाता है इसका तो यहाँ पे दिखाया गया। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल, सही बात है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। भारत का मुख्य स्थल भाग क्या है, बहुत बड़ा विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। भारत में बहुत सारा द्वीप भी है जिसको अंडमान निकोबार कहते हैं। केरल का मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। मतलब केरल का मालाबार तट जो लक्षद्वीप जो सामने है सबसे बड़ा, है ना, तो वो स्थित है जो किससे बना हुआ है, छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनके लाका द्वीप, मीनाकाय तथा एमिना द्वीप के नाम से जाना था, मतलब ये सब नाम से जानते थे। अब 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। इन सबको बदल के क्या नाम रख दिया गया, लक्षद्वीप, 1973 में। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। कावारती जो है वह लक्षद्वीप का कह सकते राजधानी है या प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह का पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवासी नहीं है, निवास वहाँ पर नहीं, कहाँ पे, पिटली द्वीप में कोई मनुष्य नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। वहाँ पे क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ पहले द्वीपों के श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखोगे तो बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप उसमें फैला हुआ है। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश का सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय, मतलब विषुवत के रेखा के नजदीक है, इसलिए इसका जो मौसम अनुकूल है वो किसके जलवायु के अनुकूल है, विषुवतीय जलवायु। अतः यह घने जंगलों में आच्छादित है और यहाँ पे बहुत सारा बड़ा घना जंगल भी है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभागों की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक विभाग जो है एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। मतलब पूरक का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियों और भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। क्या इस तरह से हमको जो हमारा भू क्षेत्र है, जो अलग अलग तरह के हैं, इन सब का बहुत सारा रीजनेबल बात है। वहाँ का प्राचीनतम से लेकर अभी तक भी अगर देखा जाए तो उस तरह का मैदान वहाँ के भूगर्भ क्षेत्र के अनुसार बना है और वो उस क्षेत्र में रहने वालों के अनुकूल बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़े कि मैदान किस तरह से हमको हेल्प किया। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला लेसन अपवाह, ठीक है। आशा करते हैं तुम लोग सबको पढ़ के रहोगे और इसमें अभ्यास में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी तुम लोगों को क्या करना है,
पढ़ लेना है, बना लेना है। और साथ ही साथ जो रीडिंग का तरीका बताया गया है, रीडिंग करने से पहले पढ़ना है, वीडियो देखने से पहले पढ़ना है, फिर वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीका से आपको ये काम करना है। ठीक है, और साथ ही साथ माँ पिताजी को प्रत्येक दिन प्रणाम करना है। घर में अगर बुजुर्ग दादा दादी हैं, अगर कोई नाना नानी के घर में रह रहे हैं तो नाना नानी को भी प्रणाम करना है। ठीक है, ओके, बाय।